नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में सोमवार को मुंबई हमले की तरह ही एक बड़ा हमला हुआ। एक शख्स ने ऑटोमेटिक हथियार से 6 लोगों की हत्या कर दी। सवाल ये कि क्या ये शख्स कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी था? क्या ये घटना आतंकवादी घटना थी या फिर ये लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला था? वियना की इस घटना पर दुनिया भर में प्रतिक्रिया हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया कि भारत ऐसे वक्त में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस आतंकी हमले से दुख हुआ है। इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरे विचार में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। लेकिन आज हमारा सवाल है कि क्या वियना में जो हुआ वो सिर्फ आतंकवादी घटना थी? वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूरोप के साथ ही दुनिया के शांति प्रिय देशों में एक है। जाहिर है वहां हुआ हमला कानून व्यवस्था से जुड़ा नहीं है। ये एक ऐसा हमला है जिसे समझने के लिए आपको यूरोप को जानना होगा, वहां के हालात समझने होंगे, क्योंकि यूरोप में 1-2 दर्जन नहीं बल्कि 50 छोटे बड़े देश आते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे यूरोप की आबादी महज 74 करोड़ है, जो करीब करीब भारत की आधी आबादी के बराबर है। इसलिए हम जो सवाल कर रहे हैं उसका विश्लेषण आगे बढ़ाने से पहले आपको यूरोप लेकर चलना जरूरी है। यूरोप एक सपने की तरह है जिसे देखना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, जिसे हर कोई अपने जीवन में एक बार पूरा करना चाहता है। यूरोप एक कहानी की तरह है जिसे सुनाते हुए आप कभी थकेंगे नहीं। यूरोप की एक यात्रा एक रोलर कोस्टर की सैर जैसी होती है, जो दमदार भी होती है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली भी और कभी ना भुलाई जाने वाली भी। यूरोप में 1000 झीलों की भूमि के नाम से मशहूर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ मई से अगस्त के महीने में सूर्यास्त नहीं होता। यूरोप का डेनमार्क दुनिया भर में खुश रहने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शांत देश आइसलैंड है। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहे जाने वाले यूरोपियन देश नॉर्वे दुनिया का तीसरा सबसे खुशहाल देश है। इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में टॉप 5 में नीदरलैंड है। नीदरलैंड की गिनती दुनिया में एक कामयाब और खुशहाल देश में होती है। नीदरलैंड की गिनती दुनिया में एक कामयाब और खुशहाल देश के तौर पर होती है। यूरोप पूरी दुनिया के पर्यटकों का स्वर्ग है। यहाँ टूरिज्म भी है, संपन्नता भी है, शांति और सुरक्षा भी। यही सारी बातें अब तक यूरोप को यूरोप बनाती हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया भी है, पुर्तगाल, डेनमार्क और ग्रीस भी। ये देश अपने कानून, शांति और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के सबसे सुरक्षित देश की लिस्ट में आइसलैंड टॉप पर है। आइसलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। यहाँ का क्राइम रेट सिर्फ 1.9% है, जो ना के बराबर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पुर्तगाल भी है, ऑस्ट्रिया भी, जहाँ क्राइम रेट बेहद कम है। जरा सोचिए, यूरोप जो दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जिसे पर्यटकों के लिए जश्न से कम नहीं माना जाता, उसे इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले कट्टरपंथी अपने लिए जन्नत जाने का रास्ता बना रहे हैं। अब आप इसे ऐसे भी समझिए कि भारत में भी यूरोप का जबरदस्त क्रेज है। 2018 में करीब 11 लाख भारतीयों ने यूरोप के देशों के लिए वीजा का आवेदन डाला था, जो 2014 से करीब 2 गुना था। लेकिन कल तक अपनी सुंदरता के लिए जन्नत कहलाने वाला यूरोप आज आतंकवादियों के लिए 72 हूरों का रास्ता दिखाने वाला जन्नत बन गया है। पिछले कुछ दिनों में जन्नत की हसरत पाने जिहाद के नाम पर आतंकवादियों ने यूरोप के अलग अलग देशों में बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई। एक समय था जब दुनिया भर से लोग यूरोप का रुख इसलिए करते थे कि वहां उन्हें सुरक्षा और सुकून की गारंटी मिलती थी। लेकिन मौजूदा हालात में तस्वीर बदल गई है। कट्टरपंथ ने पिछले कुछ सालों से यूरोप को आतंक की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा है कि अब तक उभर नहीं पाया है।
आतंकी वारदातों और चरमपंथियों की धमकियों के चलते यूरोप के हालात बहुत खराब हो गए हैं। कुछ आतंकी हमलों को छोड़ भी दें तो 7 जनवरी 2015 को फ्रांस के पेरिस में मशहूर व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में हुए आतंकी हमले में 20 लोगों की जान गई, जिसने यूरोप समेत पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। इस हमले से फ्रांस उबरा भी नहीं था कि 13 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए एक बड़े आतंकी हमले में कम से कम 140 लोगों के मारे जाने और 55 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर ने समूची मानवता को एक बार फिर दहला दिया। न केवल फ्रांस बल्कि लंदन समेत दूसरे यूरोपीय शहरों के लोग भी खौफ में आ गए कि न जाने कब और कहां उनकी दुनिया में आतंक के धमाके सुनाई दे जाएं। फ्रांस में हुए आतंकी हमले ने यूरोप में आतंकवाद की बहस को एक नई दिशा दी है। समझा जाता है कि 9/11 की घटना के बाद आतंकवादियों ने यूरोप को निशाना बनाया, लेकिन यूरोप दशकों से अपने ही देशों के आतंकवादी संगठनों से जूझ रहा है। यूरोपीय देशों में दर्जन भर से ज्यादा आतंकी संगठन हैं। 15 फरवरी 2015 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कैफे और यहूदी प्रार्थना स्थल पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में हमलावर सहित 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 पुलिस वाले घायल हुए थे। डेनिश मीडिया ने उस समय हमलावर की पहचान ओमार अब्देल हामिद अल हुसैन बताई थी, जिसका संबंध फिलिस्तीन से था। 22 मार्च 2017 को लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर हुई आतंकी घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी और हमलावर भी शामिल थे। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनका जख्म यूरोप को काफी गहरा लगा है। अब यूरोप आतंकवाद के पंच से करीब करीब निसहाय दिख रहा है। तो वियना हमले पर हमने जो आज सवाल उठाया वो इसलिए था क्योंकि भारत जब ऐसे आतंकवादी हमले झेल रहा था तब पश्चिमी देश उसे कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे थे। आतंकवाद ने भारत को बहुत गहरे जख्म दिए। पिछले 30 साल में आतंकवादी हमलों में 15,000 से ज्यादा भारतीय मारे गए और 6,500 से ज्यादा सुरक्षा बल आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत जब हर रोज देश के मासूम बेकसूर लोगों को खो रहा था, तब यूरोप के देश इस सबसे बेपरवाह दुनिया को जन्नत की सैर करा रहे थे। भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं को पश्चिमी देश लॉ एंड ऑर्डर और सामान्य कानून व्यवस्था के साथ भारत पाकिस्तान के बीच की समस्या बता रहे थे। जबकि 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवादियों ने 10,202 आम लोगों को मारा और 3,506 सुरक्षा बलों के जवान उन आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। 2001 में तो भारत की संसद पर हमला कर भारतीय लोकतंत्र को आतंकियों ने खुलेआम चुनौती दी, लेकिन पश्चिमी देश तब भी आतंकवाद की चुनौती पर खामोश रहे और इन घटनाओं को कानून व्यवस्था से जोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो पश्चिमी देशों ने आतंकवाद पर भारत का दर्द समझा। आतंकवाद पर हर साल रिपोर्ट जारी करने वाली यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपॉल ने 2006 में पहली बार इस्लामी आतंकवाद का जिक्र किया। 2011 में इस एजेंसी ने पहली बार धर्म आधारित आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। यही नहीं, यूरोपॉल ने 2015 में जिहादी आतंकवाद की बात भी कही। ये वो दौर था जब यूरोप ISIS के निशाने पर था। भारत लगातार उस वक्त सबको आगाह कर रहा था कि आतंकवाद एक दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। वैसे भी पुरानी कहावत है कि जब खुद पर पड़ती है तब दर्द समझ में आता है। आज यूरोप समेत दुनिया का हर देश भारत के कहे एक एक शब्द को स्वीकार कर रहा है और अब आतंकवाद एक ग्लोबल समस्या बन गई है। आतंकवाद को लेकर उस वक्त भले ही पश्चिमी देशों ने भारत की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया हो, लेकिन आज आतंकवाद को काबू करने के लिए भारत से जरूर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह सच है कि भारत आज भी आतंकवाद का सामना कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सेना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों को कश्मीर से बाहर कोई बड़ी वारदात नहीं करने दी। इस साल जम्मू कश्मीर में अक्टूबर तक 123 आतंकवादी हमले हुए। इस साल अभी तक सबसे ज्यादा 206 आतंकवादियों को मार भी गिराया गया है। लेकिन भारत इस समस्या को तब तक जड़ से खत्म नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा। अफसोस की बात यह है कि जब पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, उस वक्त भी पाकिस्तान को FATF से ब्लैकलिस्ट करने के लिए सब देश एकजुट नहीं हो रहे।
चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2020 का भारत अब आतंकवाद से लड़ाई में सक्षम है। याद कीजिए, 2008 में मुंबई हमले पर भारत डोजियर लेकर पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने बिना किसी देश की मदद लिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा। भारत ने हमेशा विश्व शांति की बात की, वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इसीलिए जरूरी है, जैसे कोरोना के लिए तमाम देश मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, वैसे ही आतंकवाद के खिलाफ जब तक मिलकर वैक्सीन तैयार नहीं की जाएगी, तब तक आतंक का खात्मा नहीं होगा।